welcome back to the Topper Squad. Ranker Secret Measurement of National Income, that is Chapter 4. Topper Squad Mission 100 out of 100 marks. So, yes. Measurement of National Income lecture series by Mitisha Gulati dedicated to the 2026-27 Topper Squad. Chapter The Core of Macroeconomics. Mastering the value added income and expenditure method for the state merit list. So hey guys, okay, so today we will do the chapter 4 of measurement of national income. Like we have done the value added, means the thing, like we have done the definition of value added, we have done everything. Now the precautions and all that I am going to tell you, and we will do few questions, numericals, that I will give you to for practice, because that MCQs, that numericals is very important for your MP board examination, and we are the toppers of this 2026-27. Okay, so join the topper squad fast so that you will be the topper of this session, means 2026-27. We are ready to be the toppers. Yes, we are ready. Write in the comment section that you are ready to be the next toppers, to be the 2026-27 toppers. I am ready. If you are ready, write in the comment section. So without wasting our time, we will just start with whatever we have studied. We will do the recap first. So anti-backlog roadmap. Concept recap, circular flow phases and national income fundamentals. Okay, fixing the foundation. Main lecture, industrial classification, steps of measurement and critical precautions. इसमें जो भी हम पढ़ेंगे वो उसके बारे में लिखा है. बैकलॉग ब्लास्टर हॉल, मेगा यूनिट टेस्ट, मीन्स इसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा, चैप्टर 1 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने पढ़ा, चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, चैप्टर 3 में हमने क्या पढ़ा, चैप्टर 3 में हमने नेशनल इनकम को निकालना सीखा, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम एंड रियल एग्रीगेट्स. फिर उसके बाद जी चैप्टर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, समझ में आया? तो हम ये करेंगे. और बैकलॉग क्या बोलता है, बैकलॉग स्ट्रेटेजी में आपको पता है हम क्या करते हैं. चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स, MCQs जो भी इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है. चैप्टर 2 के, चैप्टर 3 के और चैप्टर 4 के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आज मेरे पास, तो हम 1-2 मैं सॉल्व करवाऊंगी, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. ओके, so without wasting our time, we will just start. Recap circular flow phases: production, income, expenditure. Generation of goods and series leads to value added method. ठीक है, तो फेज 1 क्या बोलता है, प्रोडक्शन. फेज 1 इज प्रोडक्शन, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर. तो फेज 1 क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड मैंने आपको बताया था, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो वेरी गुड. ठीक है, तो हमने देखा था वैल्यू एडेड में वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. अब वो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट था उसमें 3 कैटेगरी, हमने 3 बार उसको कैटेगराइज किया था. सेल्स, चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. फिर हमने वो सेल्स को 2 में बांटा था. सेल्स को 2 में बांटा था. सेल्स में क्या था, एक तो डोमेस्टिक परचेज और एक इम्पोर्ट्स, है ना, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स. ठीक है, फिर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स. फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में भी 2 चीज़ें, डोमेस्टिक परचेज मतलब रॉ मटेरियल का परचेज, डोमेस्टिक परचेज, और दूसरा क्या था, इम्पोर्ट्स था. ठीक है, तो ये याद होगा आपको. ठीक है, फेज 2 इनकम जो हम अभी मतलब लेक्चर 4 लेक्चर 5 में पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर इनकम्स, दैट इज रेंट, वेजेस एक्सेट्रा, जिसका हम निकालना सीखेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में. ठीक है,
लीड्स टू इनकम मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड आता है, दैट इज फेज 3। तो स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स लीड्स टू एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी आपको पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्शन है, हाँ, प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आता है इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। प्राइमरी, सेकेंडरी, 3 सेक्टर्स होता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, 3 सेक्टर्स होता है, ठीक है। तो पहला प्राइमरी सेक्टर, एक्सप्लोरिंग नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, मिनरल्स, डायरेक्ट इंटरैक्शन विद नेचर, डायरेक्ट इंटरैक्ट करते, जैसे एग्रीकल्चर। तो एग्री फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर, हमने क्या किया, एग्रीकल्चर हमने पौधे लगाए, मतलब सॉरी, ऐसे सीड्स डाले, सीड्स डाल के मतलब हम सो मान लो वीट उगाया हमने, तो वीट का वो वीट उगी। अब क्या हुआ, ये प्राइमरी सेक्टर था, ठीक है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर गया, मतलब मैन्युफैक्चर होने गया। वीट से क्या बनने गया, आटा बनने गया, बस वहाँ मशीन से उन्होंने आटा बनाया। सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, मैन्युफैक्चर हुआ वो। कन्वर्टिंग इनटू रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, मतलब कन्वर्ट रॉ मटेरियल जो था वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने गया। वीट जो रॉ मटेरियल था उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या बन सके, रोटी, जो आप लोग खाते हो, मैं खाती हूँ। टर्शरी सेक्टर, अब टर्शरी सेक्टर में द सर्विस इंडस्ट्री। अब वो जो आटा है, वो जो इंडस्ट्रीज में जो आटा बना है, जो सेकेंडरी सेक्टर में जो आटा बना है, अब वो जो आटा है वो बहुत सारे शॉपकीपर्स खरीदेंगे जो आटा बेचते हैं, तो वो सब वो खरीदे, तो वो आटा बन गया, ठीक है, आटा बन गया। अब वो शॉपकीपर्स उसको खरीदेंगे, तो वो जब वो आटा वहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया, अब वो सारी दुकानों में जाएगा। अब वो दुकानों में जाएगा तो वो सर्विस इंडस्ट्री, मतलब वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस टर्शरी सेक्टर, कि वो उसकी मदद से हमारे यहाँ पहुँच रहा है। मतलब पहले वो फिनिश गुड्स बन गए, फिर उसको अलग अलग शॉपकीपर के पास पहुँचा दिया, तो वो टर्शरी सेक्टर, ठीक है। The service industry engagement in activities that assist the primary and secondary sector, it finds third place because its growth depends on the first two sectors. Growth depends किस पे करती है, प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बैंकिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब नितिशा's insight, life about collective experience, economics connects everyone through services। तो मैं थोड़ा सा मेरा वो है, क्या मैंने थोड़ा बताया कि देखो, लाइफ इज द कलेक्टिव एक्सपीरियंस, लाइफ बहुत सारी चीज़ों का एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। तो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट एवरी वन थ्रू सर्विसेज। तो मतलब इकोनॉमिक सर्विस, जैसे आप भी, जैसे मैं भी इकोनॉमिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक सर्विस दे रही हूँ, सर्विस दे रही हूँ अपनी, तो ये भी एक टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो टीचिंग, एजुकेशन जो भी आप दे रहे हो, ये टर्शरी सेक्टर में आता है। तो मेरी एक इंसाइट थी कि लाइफ इज, मतलब मैंने लिखा है कि लाइफ इज अबाउट कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मतलब लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है। इकोनॉमिक्स कनेक्ट्स एवरी वन थ्रू सर्विसेज, मतलब हर एक इंसान को जो इकोनॉमिक्स होता है ना, वो कनेक्ट कर देता है विद सर्विसेज। अगर आप इसको रियल लाइफ सिचुएशन, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ना, उससे आप कनेक्ट कर पाओ तो वेल एंड गुड, आप इकोनॉमिक्स को जी रहे हो फिर अच्छे से, ठीक है। तो यही था, ठीक है। अब वैल्यू एडेड मेथड जो मैंने आपको बताया, मीनिंग उसका देखो, मीनिंग क्या होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। देखो, इसके बहुत सारे नाम होंगे, जैसे आप लोगों के बहुत नाम होंगे, चिंटू, मिंटू, किट्टू, बिट्टू, या जो भी आपके बहुत सारे नाम होंगे, मुन्नी, अदिति, शीतल, जो भी आपका नाम है, सेम हो आप, ठीक है। तो निकनेम्स हैं आपके, वैसे ही वैल्यू एडेड गुड्स के, वैल्यू एडेड के भी कुछ निकनेम है, जैसे प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, और बहुत सारी इसके निकनेम्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है, ठीक है। मेजर्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन,
ये देखो, वैल्यू एडेड को हम वैल्यू एडेड को हम GVA एट MP भी बोलते हैं, ठीक है। GVA एट MP, GVA एट MP हम निकालते हैं, वैल्यू एडेड को ही हम वैल्यू एडेड और GVA MP दोनों सेम है, ठीक है। या तो GVA MP बोल लो या तो वैल्यू एडेड बोल लो। तो GVA MP अगर निकाल लिया आपने, फिर आप क्या निकालोगे, उससे आप GDP MP निकालोगे, जो हमने सीखा था ना कि डेप्रिसिएशन माइनस करा, ग्रॉस को नेट से लेना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आगे जाकर जो क्वेश्चन है ना उसमें समझाऊंगी मैं। तो प्रोडक्शन यूनिट्स ऑल की प्रोड्यूसर्स इन द लेक्चर केसेस, लाइक अदिति ही शीतल है, शीतल ही मुन्नी है, मुन्नी निशा है, मतलब एक ही लड़की है वो सारी चीज़ें। ईच प्रोड्यूसर एड्स अ स्पेसिफिक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मटेरियल। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर व्यक्ति उसमें अपनी वैल्यू डालता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया V2 का, तो उसने 50 रुपीज़ में उसको दी होगी, 50 रुपीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर को दी होगी। अब उसने वीट का आटा बनाया, तो जब वो आटे वाले ने, जो आटा वाला है, उसने कितने में दिया, उसने वो जो आटा वाला है उसने 100 रुपये और ऐड कर लिया, मतलब 150 में किसको दिया, 150 में उसने जो प्रोड्यूसर्स थे जो उनको दिया, मतलब जो शॉपकीपर्स थे उनको दिया, जो सेल करते इसको। अब उसने ऐड किया 150, मतलब 150 रुपीज़ हर उससे लिए, हर शॉपकीपर से लिए। अब उसने, जब वो हम लोग मैं लेने जाऊंगी उस आटे को, तो जब मैं उस आटे को लेने जाऊंगी तो वो मेरे पे, अब वो भी ऐड करेगा कुछ वैल्यू, उसने 500 वैल्यू ऐड कर दी, 500 रुपीज़ ऐड कर दिया। तो अगर हम देखेंगे तो वैल्यू एडिड बीफ जो 50 प्लस 100 प्लस 350 अगर हम प्लस करें तो दैट इज़ 500, और जो मुझे प्रोडक्ट मिला वो भी 500 का, तो मतलब दोनों इक्वल है कि वैल्यू एडिड गुड्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो तभी हम फाइनल गुड्स को ही लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेते, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब स्टेप्स मेजरमेंट 1 और 2। Step 1, identify and classify. Classify all production units of an economy into primary, secondary and tertiary sector. मतलब पहले identify करो and classify करो clearly all production with of an economy, primary, secondary और tertiary sectors. फिर आता है स्टेप 2, एस्टिमेट। फिर स्टेप 2 में क्या होता है, एस्टिमेट GDP एट MP। तो कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो भी हमने कैलकुलेट किया ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA एट MP, वो हमने कैलकुलेट किया फॉर ईच सेक्टर, मतलब हर एक सेक्टर के लिए, चाहे फॉर टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर। मैं क्वेश्चन लाई हूँ इससे रिलेटेड, देखना हम करेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। तो अब सबमिशन, अगर आपको कहीं ये दिख जाए, सबमिशन ऑफ GVA MP इज इक्वल्स टू GDP MP, अगर कहीं आपको दिख जाए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सबमिशन ऑफ GVA MP और आपको निकालने के लिए बोला है नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि GDP MP हमें नहीं दिया, अब हम क्या करेंगे, तो वो सबमिशन ऑफ GVA MP ही GDP MP है, ठीक है। तो वो आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है, बस वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कर दिया, उन्होंने GVA MP लिख दिया, लेकिन थोड़ा गलत लिख दिया यार, रुक जाओ, नहीं, सबमिशन ऑफ GDP MP, रुक जाओ, सही है, ठीक है। तो सबमिशन अगर आपको दिया हुआ सबमिशन, इसका क्वेश्चन मैंने दिया हुआ, मैं करवाऊंगी तो आप देख लेना। तो सबमिशन ऑफ GVA MP, मतलब अगर आपको दिया है कि कहीं क्वेश्चन में ही दिया है सबमिशन ऑफ GVA MP, नेशनल इनकम निकालो, तो घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया सबमिशन ऑफ GVA MP इज इक्वल्स टू GDP MP, ठीक है, कुछ नहीं है, बस सबमिशन ऑफ GVA MP को आप GDP MP लिख देना, इक्वल है, दोनों सेम है, ठीक है। फिर मेजरमेंट 3-4। स्टेप 3, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम GDP MP टू फाइंड NDP FC। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ भी निकालना है तो आप जैसे अब हम निकाल रहे हैं GVA MP से, GVA MP, देखो हमने ये निकाला, क्या निकाला था,
GVMP से हम निकाल रहे थे GDPMP, नहीं, नेशनल इनकम। तो हमने क्या किया, GDPMP और नेशनल इनकम मतलब NNPMP, ठीक है, NNPFC है ना, NNPFC। तो GDP, DP और NP, DP और NP। तो DP से NP जाने के लिए क्या करें, रुक जाओ दिखाओ, दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये क्या है, ये है हम क्या, GDP MP और GDPMP और क्या निकालना था, NNPFC, ठीक है, नेशनल इनकम। अब ग्रॉस से अगर हमको नेट में आना है तो माइनस ये क्या होगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। DP से हमें NP में आना है, तो आपको क्या पता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से NP में आना है तो प्लस NFI है। MP से FC में आना है तो माइनस NIT। ये सब करके आंसर आ जाएगा। वहाँ उसमें डेप्रिसिएशन दिया होगा, NFI दिया होगा या NFI दिया होगा, और NIT दिया होगा या NIT नहीं दिया होगा, सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया होगा, तो आप कर लोगे, आपको आता है, ठीक है। इसमें ना डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए बोला है तो NDPFC लिखा है, ठीक है। तो इसलिए देखो NNP NDPFC, तो इतना समझ में आया, ठीक है। इसमें क्या निकालने के लिए बोला है, इसमें GDPMP से आपको NDPFC निकालना है। तो फिर आप फॉर्मूला वही लगाओगे, आप क्या लिखोगे, GDPMP NDPFC, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करोगे, DP सेम है, ठीक है, MP और FC माइनस NIT कर दोगे। तो जो आपको निकालना है तो आप क्या लिखोगे, NDPFC इज इक्वल्स टू GDPMP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। हो गया काम, बस इसका फॉर्मूला डाल दो, हो गया काम। स्टेप 4 में यही करना, एड NFI टू डोमेस्टिक इनकम टू रीच द फाइनल एग्रीगेट NN, हाँ, फिर NNPFC हमने तो डायरेक्ट ही निकाल दिया, ठीक है। तो बस पहले मैंने बताई था। अब प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं, द एसेंशियल्स। तो प्रिकॉशंस, द एसेंशियल्स, इंटरमीडिएट गुड्स एक्सक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड इन, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स हम फाइनल इनकम में ऐड कर, फाइनल नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, ठीक है। हम इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि फाइनल गुड्स में ये सारी चीज़ें एडेड होंगी, ठीक है। ऑलरेडी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, एडिंग देम लीड्स टू डबल काउंटिंग। अगर हमने फिर से ऐड कर दिया तो दिस लीड्स टू डबल काउंटिंग, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स एक्सक्लूड होते हैं। देखो अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने 2027 नहीं 27 आया तुम्हें 2025 में मैंने एक गाड़ी ली, या 2024 में मैंने एक गाड़ी ली, ठीक है। अब वो 2024 का मॉडल है, मतलब 2024 में वो गाड़ी बनी, 2024 का मॉडल है। अब मेरे से अब मुझे ना उसको बेचना था, मुझे अब थोड़ी अच्छी और अच्छी हाई क्वालिटी की गाड़ी लेनी थी, तब मुझे उसको बेचना था। तो अब वो कोई आया और उसने देखा गाड़ी, हाँ गाड़ी की हालत ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है, ठीक है। तो तब मैंने वो गाड़ी ली थी 3 करोड़ में, ठीक है, 3 करोड़ में मैंने वो वाली गाड़ी ली थी। अब जब मैं उसको किसी और को दे रही, मतलब अपनी गाड़ी में किसी और को दे रही हूँ, और मैंने उससे सिर्फ 1 करोड़ रुपए लिए, हाँ 1 करोड़ रुपए लिए, क्योंकि कुछ डैमेज हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, तो 1 करोड़ रुपए लिए, ठीक है, लिए। तो वो क्या नेशनल इनकम में ऐड होगी? नहीं। क्यों नेशनल इनकम में इसलिए ऐड नहीं होगी, क्योंकि वो 2024 के नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है। 2024 के नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है, तो वो 2026 के नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, ठीक है।
वो पहले ऐड हो चुकी है, अगर हम फिर से ऐड कर देंगे तो दैट इज़ डबल काउंटिंग, फिर वो बढ़ा हुआ अमाउंट दिखेगा। ठीक है, समझ में आया? इसलिए हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड, नहीं ऐड करते। सेकेंड हैंड गुड्स भी हम नहीं ऐड करते, क्योंकि वो ऑलरेडी जिस साल में वो बनी है, जिस ईयर में वो बनी है, उसमें वो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, नेशनल इनकम उस ईयर में वो ऑलरेडी एडेड है उस नेशनल इनकम में। ठीक है, द वैल्यू वॉज ऑलरेडी एडेड इन द ईयर दे वर प्रोड्यूस। ठीक है, सो द वैल्यू, जो वैल्यू है उसकी, वो ऑलरेडी एडेड इन द ईयर, जब वो उस साल में जब वो प्रोड्यूस हुई थी, तो उसमें उस साल के नेशनल इनकम में वो ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, समझ में आया? अंडर। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज़, तो इलीगल एक्टिविटीज़ को भी हम, ठीक है, तो एक जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं, जैसे गैम्बलिंग हो गया, या मतलब जुआ हो गया, गैम्बलिंग, हाँ सेम ही होता है वो, गैम्बलिंग हो गया, स्मगलिंग हो गया, आर नॉट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन नॉर्मल इनकम। आप पैसे खून पसीने, मतलब ऐसा पसीना एक करके पैसे नहीं कमा रहे हो आप, वो क्या वो हराम का पैसा कमा रहे हो आप, पैसे लगा रहे हो, हार रहे हो, जीत रहे हो, फिर वो लक के ऊपर काम कर रहा है ना, तो दैट इज नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम। ओके, सो हमने तीन चीज़ें क्या क्या पढ़ी? इंटरनेशनल गुड्स, दैट इज नॉट एडेड, सेकेंड हैंड एंड गुड्स, दैट इज ऑल्सो नॉट एडेड इन द नेशनल इनकम, illegal activities, that is also not added in the national income. Okay, so then self consumption rules, domestic services और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये जो डोमेस्टिक सर्विसेज है, जैसे आप अपने ही घर पे कुकिंग कर रहे हो, अपने ही घर पे अपने ही घर को साफ सुथरा रख रहे हो, मतलब अपने आप ही साफ, अपने आप में झाड़ू लगा रहे हो, अपने आप ही पोछा लगा रहे हो, अपने घर को साफ सुथरा रख रहे हो, अपने लिए खाना बना रहे हो, तो अब उसमें कोई पैसा नहीं दे रहे। जैसे आपकी मम्मी घर पे आपके लिए खाना बना रही है, ठीक है, तो आप क्या उनको पैसे दे रहे हो जाकर? नहीं, तो दैट इज नॉट अ, कि आप पैसे नहीं दे रहे, उसमें उसका मनी नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, वो बात अलग है अगर आपने घर पे मेड लगा ली हो, बाई वाई आती हो जिससे आप काम करवाते हो, तो वो दैट विल बी एडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो सेकेंड हैंड गुड्स में, अब जैसे मान लो वो कार जो मैंने खरीदी थी 2024 में, सेकेंड हैंड गुड्स का बता रही हूँ, जो कार जो मैंने खरीदी थी 2024 में, मान लो मुझे बेचनी थी, तो उसने मतलब एक आदमी ने, मतलब उसने मुझे मदद की कि कार बेचने के लिए, मतलब उसको ब्रोकर बोलते हैं, कार बेचने के लिए उसने मुझे मदद की, तो उसने मुझे कार बेचने के लिए मदद की, तो वो कमीशन तो ले गई, मतलब अपना उसने मुझे अपना सर्विस दिया ना, उसने मुझे ढूंढ के लाए जिसको कार चाहिए थी, तो उसने कार ली, तो वो भी कमीशन लेगा, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, उसको हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्लूड होते हैं क्योंकि इसमें पैसा लग रहा है, जैसे द कॉन्ट्रीब्यूट टू, क्या वो लिखा है, द कॉन्ट्रीब्यूट टू करेंट आउटपुट इवन इफ कंज्यूम्ड बाय प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ। अगर जैसे आपने पेंट बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पापा ने पेंट बनाया घर पे, तो उस पेंट में जो भी सामान यूज़ हुआ होगा, कुछ भी जो भी यूज़ हुआ होगा, वो उस पैसों से ही आया होगा। चाहे वो जो पेंट है वो आपने अपने घर को पेंट करने के लिए यूज़ करा हो, या दुकान को पेंट करने के लिए यूज़ कर लिया, चाहे वो खुद पे यूज़ कर लिया, पर पैसे तो लगे, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है वो, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है, फार्मर कीपिंग वीट फॉर फैमिली। फार्म चाहे उगा रहा है, पर वो खुद अब उगाने में सीड्स के लिए पैसे लिए होंगे, उसने सीड्स पैसे दिए होंगे, फिर फर्टिलाइजर्स के लिए उसने पैसे दिए होंगे, तो हर चीज़ के लिए पैसे दिए होंगे, चाहे वो खा खुद रहा है, कंज्यूम खुद कर रहा है, पर पैसे का काम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि इट्स इंक्लूडेड। ठीक है, अब इम्प्यूटेड कॉन्सेप्ट, इम्प्यूटेड रेंट कॉन्सेप्ट, ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस। देखो, अब हुआ क्या, पीपल लिविंग इन देयर ओन हाउसेज enjoy housing services similar to those who stay in rented house. This value is estimated based on market rent. अब मान लो
आप घर में आप घर में रह रहे हो ना, तो जो वो आपकी वो लैंड है, जो लैंड है वो आपके पापा ने क्या किया होगा, आपके पापा ने उस लैंड को खरीदी होगी। मान लो वो लैंड 50 लाख की थी, तो 50 लाख की वो जो लैंड है, तो पापा ने वो 50 लाख की लैंड खरीदी थी। ठीक है, पापा ने वो खरीदी थी। अब जैसे हमने कॉस्ट में पढ़ा था कि इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब कि अब अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ अच्छा वाला। ये लैंड है मान लो, ठीक है, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ वो एक लैंड है। 50 लाख रुपीज में आपके पापा ने वो लैंड खरीदी, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, घर बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, जो अच्छा, आप मान लो आपने उसमें घर बना दिया, ठीक है, जहाँ पे आप अभी रह रहे हो वो लैंड। अब मान के चलो आप उस घर का पैसा हर उस दिन नहीं दे रहे हो, कि हाँ मीन्स टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दे रहा, आपने आपके पापा ने उसके पैसे साथ में ही दे दिए। तो मतलब कि ये है कि रहे तो आप उसी लैंड में रहे हो, आपको पैसे इसलिए पे नहीं कर रहे क्योंकि आपने एक साथ ही पूरा मनी पे कर दिया, एक साथ ही पैसे पे कर दिए। तो अब आपको पैसे पे करने की तो ज़रूरत है नहीं, पैसे पे करने की तो ज़रूरत है नहीं। अब क्या, अब हर महीने के आपने मतलब जितने महीने के वो करोगे तो 50 लाख रुपए बन रहे जो आपने उनको दे दी। ठीक है, अब आप मान के चल रहे हो कि इस महीने के पैसे मैंने उनको दे रखे, इम्प्यूटेड वैल्यू, इस महीने के पैसे मैं दे रखा हूँ उनको, दे रखा हूँ, ठीक है, दे चुका हूँ। तो हम मान के चलते कि हाँ ये पैसे हमने दिए। जैसे मान लो 20,000 रुपीज हर महीने उनको देने होते हैं, कि 20,000 रुपीज हमको देने पर, देखो मान लो, सुनो, अरे यार इसमें कंफ्यूजन कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, सुनो 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 सुनो, हम 50 लाख रुपीज तुम्हारे पापा ने दे दिए, अब टोटल दे दिए उन्होंने, टोटल दे दिए। अब तुम लोग जिस लैंड पे रह रहे हो, अब पैसे तो भर नहीं रहोगे, पैसे तो भर नहीं रहोगे उस चीज़ के, क्यों? क्योंकि तुमने एक साथ ही पहले ही दे दिए, एक साथ ही दे दिए। तो अब वो पैसे मांगने आएगा नहीं और आप उसे पैसे दोगे नहीं। ठीक है, तो अब हर महीने 20,000 देने के बजाय हमने उनको पूरे पैसे दे दिए, पूरे पैसे दे दिए। तो हमने उनको पूरे पैसे दे दिए, तो हम मान के चल रहे हैं, हम दिमाग में मान के चल रहे हैं कि 20,000 जो मुझे छोटे छोटे जो मतलब टुकड़ों टुकड़ों में देने थे वो मैंने एक साथ ही पूरे दे दिए। तो एक साथ ही पूरे दे दिए, अब मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, वो दे दिए मैंने, ठीक है, वो दे दिए मैंने। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने पापा ने पे कर ही दी। ठीक है, पे कर दिए। तो हम मान के चलते हैं कि हाँ इस महीने मुझे इतने पैसे देने थे जो मैं दे चुका हूँ, अब मुझे देने नहीं पड़ेंगे, जो मैं दे चुका हूँ। तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू, मतलब मान के चल रहे हैं वो चीज़। जैसे हमें याद आता है ना कि इस महीने का बिल पे हो गया, तो पापा बोलते एक साथ ही मैंने सारा बिल पे कर दिया, एक साथ ही इस लैंड मतलब टुकड़ों टुकड़ों में नहीं देकर एक साथ ही इसका बिल पे कर दिया। ठीक है, तो वो जो वो मान के जो चल रहे हो ना वो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। ठीक है, वो जो मान के आप चल रहे हो ना वो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। ठीक है, मान के, ठीक है, इंक्लूड इम्प्यूटेड रेंट इन एनआई, मतलब हम इंक्लूड करते हैं ये जो इम्प्यूटेड वेल्थ इसको किसमें। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये जो इम्प्यूटेड वैल्यू है हम इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। अच्छा, इससे और अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, मान लो कि मैं ओनर हूँ, ठीक है, मैं ओनर हूँ एक बिल्डिंग की, ठीक है, मैं ओनर हूँ एक बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है ये मेरी है। अब मैंने एक बंदे को काम पे रख लिया कि देख तू इसका काम करना, देखो इसमें हॉस्टल जो भी बनवाना है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, जो भी बनाना है वो बना ले, होटल बनाना जो बनाना बना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे वो 3-4 लाख रुपए रोज मतलब ईयर में आने चाहिए। ठीक है, मुझे वो रुपए में, ठीक है, हाँ, तो मैं बताना चाह रही थी, मुझे हर महीने वो 4 लाख रुपए देगा, हर महीने। अब वो अच्छे से पैसे कमा रहा है, हर चीज़ अच्छे से कर रहा है, और हर महीने मेरे बैंक अकाउंट में वो 4 लाख रुपए डाल देता है। ठीक है, डाल दिया, वेरी गुड, अच्छी। अब एक दिन मैंने सोचा कि इसको भगाओ, यार ये हर साल मेरे बैंक अकाउंट में 4 लाख रुपए डाल देता है, मतलब इतना कमा रहा है ये, तो मतलब इसको छोड़ो,
छोड़ो 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 छोड़ो, मैं इसको तो पुट ऐसे, जिसको मैंने रखा तो पुट, मैं आ गई, मैं काम कर रही, ठीक है, मैं काम कर रही। तो अब वो 4 लाख रुपए मुझे मिले, वो 4 लाख मुझे मिल रहा है? नहीं, मेरा बैलेंस जो बैंक अकाउंट है वो 0 हो गया। 4 लाख रुपए अब मुझे महीने में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो चला गया, मैंने उसको हटा दिया। तो मतलब वो जो हर महीने वो 4 लाख रुपए का जो नुकसान मैं झेल रही हूँ, मतलब मैं एक पॉकेट से 4 लाख रुपए निकाल के दूसरे पॉकेट में रख रही हूँ, मतलब कि मैं अपने पैसे अपने को खुद दे रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं ही उस जगह काम कर रही हूँ और मैं ही अपने पैसे अपने आप को खुद दे रही हूँ, ठीक है। तो वो मतलब मैं वो नुकसान झेल रही हूँ, ठीक है। वो 4 लाख रुपए जो वो हर महीने मुझे देता था, मैं उसका नुकसान झेल रही हूँ, वो नुकसान लॉस झेल रही हूँ, वो इम्प्यूटेड वैल्यू होती है। समझ में आई? इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है, उस इम्प्यूटेड वैल्यू का मैं लॉस झेल रही हूँ। ये अब आई नो, अब समझ में आ गया होगा, आ गया? पक्का 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 पक्का, ओके। कोई भी डाउट हो तो राइट इन द कमेंट सेक्शन विदाउट हेजिटेशन, ओके। नाउ इकोनॉमिक लॉजिक, एवरी फिक्स्ड एसेट प्रोवाइड अ सर्विस। देखो, every fixed asset provides a service. If a house is used for living, it generates an imputed rent, value that must be added to current production, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया बस उसको लिखा है, इसमें इतना ध्यान मत दो। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड इन्वेंट्री। फाइनेंशियल एसेट्स जो इंक्लूड होते हैं, चेंज इन स्टॉक भी इंक्लूड होता है, जो हमने पढ़ा था वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने सेल्स, फिर चेंज इन आउटपुट और सेल्फ कंजम्पशन, तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं। तो फाइनेंशियल असेसमेंट इंक्लूड होता है क्योंकि ट्रांजैक्शन इन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मतलब पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसे हो रहे हैं, पेपर क्लेम्स हो रहे हैं, पैसे का लेन देन हो रहा है, तो ये एक्सक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि सिर्फ अगर मान लो कि शेयर्स है, आज मेरा नाम है शेयर्स में, कल को किसी और का नाम होगा उस शेयर्स में। आज मेरा नाम है, कल को किसी और का नाम होगा, तो वो तो बदलते जाएगा, आज मेरा, कल किसी और का, परसों किसी और का, तो वो एक्सक्लूडेड है। अब वो बार बार चेंज हो रहा है और सिर्फ पेपर क्लेम्स है, पेपर में लिखा हुआ है, कुछ उसका पैसों का लेन देन हो ही नहीं रहा है, तो वो एक्सक्लूडेड है, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। चेंज इन स्टॉक को हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। तो नेट इंक्रीजेस इन इन्वेंटरीज, अनसोल्ड गुड्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन फॉर द ईयर, ठीक है। अनसोल्ड गुड्स दैट इज द पार्ट ऑफ द, जो अनसोल्ड गुड्स है वो पार्ट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। जो हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं ना, वो चेंज इन स्टॉक। फिर डबल काउंटिंग प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी ली थी। क्या है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम? अगर हमने क्या किया, अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को और फाइनल गुड्स को दोनों का ऐड करने लग गए तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी। जो पैसे हमारे जेब में है और अमाउंट वो सबसे, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो अमाउंट ज़्यादा दिखाएगा और अपने जेब में पैसे कम होंगे। तो मतलब कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स ऐड कर दिए नेशनल इनकम में, वो नहीं करने, इसलिए डबल काउंटिंग होती है। क्योंकि हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो फाइनल गुड्स है उस पर इंटरमीडिएट गुड्स का प्राइस ऑलरेडी एडेड होगी, ठीक है। तो यही लिखा है, काउंटिंग द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस falsely inflates the national income. The wheat bread case, if we add wheat value, flour value and bread value separately, we will count it multiple times. How to solve? Final product method, take only bread price ही लो, किसी और मतलब intermediate goods की प्राइस मत लो क्योंकि वो उसमें ऑलरेडी एडेड है। वैल्यू एडेड मेथड, सम ऑफ वैल्यूज एडेड एट ईच स्टेज, ठीक है, इतना समझ में। हाँ, अब ये देखो, कैलकुलेट GVA एट AMP। तो ये दो देखो, क्या एक करके दिखाती हूँ फिर आप करना, ठीक है। तो कैलकुलेट GVA एट MP, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सॉरी वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या क्या दिया हुआ है हमें? डोमेस्टिक सेल्स दिया और एक्सपोर्ट्स दिया, ठीक है। तो डोमेस्टिक सेल्स हमें 2000 दिया है
और एक्सपोर्ट्स कितने दिए 500। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना सेल्स में दो पार्ट होते हैं, डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अगर पूरा सेल्स टोटल में नहीं दिया तो डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट्स दिया होगा तो आप उसको प्लस करके टोटल सेल्स निकाल लेना। फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा, रॉ मटेरियल है। फिर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो देखो इसको प्लस करेंगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 100 माइनस 150। ठीक है, माइनस 150। फिर माइनस इंटरमीडिएट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 1200। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है GVAMP, जिसको हम यही वैल्यू एडेड बोल लो, जो GVAMP बोल लो, बात एक ही है। अब इसको हम प्लस करेंगे तो 2000 प्लस 500 कितना होगा, पहले रुक जाओ तो 1 मिनट, मैं इसका आपको आंसर दे देती हूँ। ठीक है, आंसर देखो, अब आंसर देखो क्या है आंसर। देखो अपन ने क्या आ जाता है, हाँ 2500 हो गया अपना, प्लस 100 में से किया तो -50 आ गया अपना आंसर, मतलब जो इसका था, और -1200 तो था ही। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो टोटल आंसर जो आएगा आपका वो 1250 लाख रुपीज, 1250 लाख आएगा आंसर। कितना है आंसर जो GVAMP जो आप निकाल, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो ये जो GVAMP है वो क्या है, ये रहा GVAMP आपका आ गया 1250 लाख, 1250 लाख। ठीक है, तो ये आ गया आपका GVAMP। ठीक है, डन। अब बहुत सारे क्वेश्चन है, ये भी है NVA@FC निकालो तो निकाल लेना। ठीक है, हिंट भी दे रखे हैं। फिर वैल्यू एडेड निकालना तो आप निकाल ही लोगे, चाहे उसको GVAMP बोलो चाहे उसको वैल्यू एडेड बोलो, बात है कि हाँ। तो ये देखो मैंने बोला था कि ऐसे वो आएंगे, देखो इसमें क्या है GVAMP आया और 1000 है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो गए कि वो नहीं दिया आपको, क्या नहीं दिया आपको बोल दिया कि नेशनल इनकम निकालना है, NNP/FC निकालना है, आप कैसे निकालोगे। तो अब देखो मैंने बताया था GVAMP इज इक्वल्स टू व्हाट, GVAMP इज इक्वल्स टू व्हाट, हाँ तो क्या GVAMP इज GVAMP जो है समीशन ऑफ MPR क्यों लिखा, summation of GVAMP is equals to what, is equals to GDP/MP। अब आप निकाल ही लोगे, कैसे करोगे, GDP/MP NNP/FC, बस G से मतलब माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, फिर DP/NP से क्या किया माइनस NFI कर दिया, माइनस ही किया ना, हाँ DP से माइनस NFI कर दिया, DP से NP जा रहे हो, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जा रहे हो, है ना। तो हाँ माइनस NFI कर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ माइनस NFI कर दिया, और MP से FC पे जा रहे हो तो माइनस NIT कर दिया, सब माइनस में ही है, तो सब माइनस में, तो फिर आप कर देना। डिप्रिसिएशन की वैल्यू लिखी होगी, NFIA की वैल्यू दी होगी, NIT की वैल्यू दी होगी, NIT नहीं दिया होगा तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लेना, वो देख लेना, या सब्सिडी नहीं दी होगी तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आए, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये कर लेना। हाँ ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का मैंने बताया था ना, ये भी दिया हुआ है मैंने। ठीक है, हाँ अब ये आपके हैं एग्जामिनेशन हॉल, एंटी बैकलॉग यूनिट टेस्ट एक्टिव, साइमुलेटिंग बोर्ड इन्वायरमेंट, नो कंफर्ट जोन में मत रहना। ठीक है, तो दिस इज दी सेक्शन है चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है।
फिर चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, और हाँ चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर दैट इज हाई वेटेज। फिर चैप्टर 3 एग्रीगेट्स एमसीक्यूज, चैप्टर 3 एग्रीगेट्स के क्वेश्चन आंसर्स। फिर बोर्ड अभी जो आप करके आए हो, पढ़ के आए हो, वो उसका चेक है कि बस आपको देखना है कि आप सही से लिख पा रहे हो कि नहीं, तो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस आर द आंसर्स। टारगेट स्टेट मेरिट 95% करेक्ट, you are a ranker. Okay, so be the ranker. Vision what execution, vision is without execution is that just holocution. Mitisha Gulati's topper squad ready to lead the state merit list of 2026-27. Let's make it happen. So Mitisha Gulati platform, join the topper squad now. And don't forget to like, share, subscribe my channel, subscribe it right now. So bye bye guys, love you all, and do this question answers, practice these numericals. These are very high weightage numericals that will come in your boards. Okay, so bye bye everyone. Execute this on the, or execute means execute. Vision without execution is just holocution. ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे जो मैं आपको दे रही हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मुझे भी नहीं पड़ेगा, मुझे तो नहीं पड़ेगा, आपको पड़ सकता है, आपके मार्क्स कमा सकता है। तो रिस्क नहीं लेना, तो लेट्स मेक इट हैपन। टॉपर स्क्वाड ज्वाइन करो मितिशा गुलाटी का, एंड we will lead the merit list of 2026-27. We will be the toppers of 2026-27. So bye bye guys, love you all, bye bye.